दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना में शादी के बाद जो अनैतिक संबंध बन जाते हैं, यानी कि जिसे हम अवैध संबंध कहते हैं, इस अवैध संबंध की वजह से एक नहीं बल्कि दो दो परिवारों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको हमेशा यह बताने की कोशिश करती हूँ कि जो ये अवैध संबंध है हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अगर कोई भी अवैध संबंध के चक्कर में पड़ता है तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए आप लोग इस संबंध से बच के रहिए, ऐसा काम नहीं करें। क्योंकि आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला होती है, उसकी शादी होती है। जब वो शादी करके ससुराल जाती है तो उसका भरा पूरा परिवार होता है, उसका पति भी बहुत अच्छा होता है, उसके दो बच्चे भी हो जाते हैं। इसके बाद उस महिला के ऊपर हवस की चाह इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि यह चाह उसके लिए भारी पड़ जाती है और एक बहुत ही भयानक घटना घट जाती है। एक आदमी जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल विचित्र तरह की घटनाएं घट रही है। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को धोखा दे रहा है, कोई पति अपने पति को धोखा दे रही है, कोई पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत ही भयानक घटना घट जा रही है। पहले के जो लोग थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो कोई भी काम करते थे तो पुण्य और पाप से लेकर यानी कि जोड़कर चलते थे कि ये काम करेंगे तो पुण्य मिलेगा और ये काम करेंगे तो पाप मिलेगा। लेकिन आज के जमाने के जो लोग हैं, आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में लोग पुण्य और पाप के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें जो करना होता है तो कर ही देते हैं और जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना में कि आखिर ये महिला ऐसी क्या करती है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और एक आदमी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना है, ये घटना ला सकूं। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर क्लिक कर लिए हैं तो ये जानने की भी कोशिश करेंगे तो प्लीज मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो से आपको बहुत सारी सबक और सीख मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप लोग सही रास्ते पर चलेंगे, सही मार्ग का उपयोग करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर क्राइम की जो सच्ची घटना है, घटना आती रहेगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर इस वीडियो में क्या होता है, इस कहानी में क्या होता है और ये कहानी कब की है, कहाँ की, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के झांसी से निकलकर सामने आ रही है और झांसी में ही एक रक्षा थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी के अंतर्गत एक खेड़ा गांव है। इसी गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम होता है ललिता। ललिता की शादी आज से लगभग 10 साल पहले मध्य प्रदेश के डबरा के रहने वाले संतोष नाम के आदमी से हो जाती है। जब ललिता शादी करके डबरा आती है और अपने पति संतोष के साथ बेहद ही खुश रहने लगती है। उसका पति उसे बहुत ही प्यार करता था। संतोष जो होता है एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक सीधा साधा व्यक्ति होता है और ललिता इसी का फायदा उठाती है। जो भी कोई काम अपने पति से कहती थी तो संतोष उसकी हर एक डिमांड को पूरा कर देता था। दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। संतोष अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है, अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है। धीरे धीरे उनके दो बच्चे भी हो जाते हैं। लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी में, इनकी वैवाहिक जिंदगी में ट्विस्ट जब आता है, जब संतोष का एक चाचा का लड़का होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र, वो संतोष के घर पर यानी कि उसके जिस शहर में रह रहा था वहां पर आ जाता है पढ़ाई करने के लिए। हालांकि जो संतोष था उसके पास बहुत सारे मकान थे, वो मकान बनवा चुका था और थोड़े से मकान में रह रहा था और बहुत सारे ऐसे कमरे थे जो कि किराए पर दे रखा था। जितेंद्र सोचता है कि क्यों ना अपने भैया के पास चले जाएं, वहां पर रहकर उनके किराए का कमरा भी ले लेंगे और वहीं पर रहकर पढ़ाई भी कर लेंगे। लेकिन वो यहाँ पर आता है शहर में रहने के लिए तो उसकी अलग ही पढ़ाई होने लगती है। जो जितेंद्र का भाई होता है संतोष, वो दिन भर अपने कामों में बिजी रहता था, दिन भर बाहर रहता था, काम में व्यस्त रहता था। लेकिन जब जितेंद्र वहां पर जाता है तो अपनी भाभी यानी कि ललिता को देखकर उसकी खूबसूरती पर मर मिटता है। वो सोचने लगता है कि कैसे ललिता को प्रेम के जाल में फंसाया जाए। इधर जो ललिता होती है, अक्सर जितेंद्र अपनी भाभी ललिता से बातें करता था, मजाक करता था। अब ललिता को लगने लगा था कि उसका जो देवर है उसे बहुत ही समय दे रहा है, बहुत टाइम दे रहा है, उससे हमेशा कर बातें कर रहा है। वो भी उसकी तरफ खींचती चली जाती है और होता ऐसा ही कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब दोनों के बीच जब प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो दोनों खुलकर
मस्ती करने लगते हैं, मनोरंजन करने लगते हैं। लेकिन संतोष को इस बात की भनक ही नहीं लगती, क्योंकि एक सीधा साधा व्यक्ति था, वो नॉर्मल व्यक्ति था, किसी के बारे में ज्यादा निगेटिव नहीं सोचता था। इसीलिए वो अपनी पत्नी को पत्नी मानता था और अपने भाई को भाई मानता था। वो नहीं जानता था कि दोनों उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। लेकिन तो इधर जो ललिता होती है, जितेंद्र, उन दोनों का प्यार इतना ज्यादा परवान चढ़ जाता है कि दोनों एक साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। लेकिन प्यार होते हैं इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि दोनों जब भी एक दिन नहीं मिलते, एक दिन मौज मस्ती नहीं करते, एक साथ संबंध नहीं बनाते, तो उन दोनों का राह नहीं जाता है। अब तो जो ललिता होती है वो भी तय कर चुकी थी, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पति को छोड़ देगी, अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन जितेंद्र को नहीं छोड़ेगी। जितेंद्र भी यह सोच रखा था, वो अपनी भाभी से यानी कि ललिता से इस हद तक प्यार करने लगा था कि वो जानता था कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद वो यही सोचता है कि वो ललिता से ही शादी करेगा, यानी कि अपनी भाभी से ही शादी करेगा। ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन संतोष को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होती है। फिर दोस्तों, फरवरी 2024 में ललिता के भाई की शादी ठीक हो जाती है। इसके बाद ललिता अपने भाई की शादी के लिए अपने मायके आ जाती है, क्योंकि ललिता के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि तुम घर की बेटी हो, तुम शादी से पहले आओ, क्योंकि यहाँ की जो काम धाम है कौन पूरा करेगा, सब चीजों की देख करने वाला कोई नहीं है। इसी की वजह से ललिता अपने भाई की शादी के लिए यानी कि फरवरी के महीने में अपने मायके आ जाती है। लेकिन जब वो अपने मायके आती है तो उधर जो जितेंद्र रह जाता है, जो कि वहां पर रहता है, उसका मन नहीं लगता है, बहुत ही बेचैन हो जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जो प्रेमिका है चली गई है, तो उसे किस तरह महसूस हो रहा है। इसके बाद वो अपने यानी कि प्रेमिका यानी कि अपनी भाभी ललिता को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि तुम तो यहाँ पर जाकर मौज मस्ती कर रही हो, लेकिन यहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे। इस पर ललिता कहती है कि देखना क्या है, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, मैं अपने मायके वालों से बहाना कर दूंगी कि तुम मेरे बच्चे को अच्छे तरीके से संभालते हो, मेरे बच्चे यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं काम को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, जो भी शादी में जितने भी कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद दोस्तों, वो जितेंद्र को भी अपने मायके बुला लेती है। इधर जो संतोष होता है वो भी इस बात को इनकार नहीं करता है, क्योंकि वो संतोष को भी बहला फुसला लेती है। संतोष भी एक सीधा साधा व्यक्ति होता है, क्योंकि संतोष को भी वहां जाना होता है, क्योंकि वो घर का दामाद होता है, उसे भी शादी अटेंड करनी होती है। इसीलिए संतोष और जितेंद्र दोनों ललिता के मायके, वहां पर जब जितेंद्र ललिता के मायके जाता है, अपनी प्रेमिका के पास जाता है, तो शादी के माहौल में भी वो कभी कभार ललिता से मिल लिया करता था। जब भी देखता था कि कोई उस जगह पे नहीं है, किसी खाली समय देखते थे, खाली जगह देखते थे, इसके बाद दोनों मौज मस्ती कर लिया करते थे। अभी 2024 को उसकी भाई की शादी होती है, और शादी सब बिताने के बाद इसके बाद ललिता और उसका जो पति होता है संतोष और जितेंद्र फिर अपने यहाँ आ जाते हैं, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे होते हैं डाबरा में चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद इधर जो जितेंद्र होता है वो तय कर चुका था कि जो उसकी प्रेमिका उसके पास कुछ दिन नहीं रही तो उसे कैसा महसूस हुआ। वो सोचने लगता है कि अब तो मैं अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी भाभी को अपने साथ ले जाऊंगा और वहां पर खुलकर उसके साथ शादी करूंगा, उसके साथ मौज मस्ती करूंगा, जो करना होगा मैं करूंगा। वहां पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि अब छिप छिपा कर मिलने से कोई कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी भाभी से भागने के बारे में बात करता है, यानी कि शादी करने के लिए बात करता है। इधर ललिता भी अपने दोनों बच्चों और दोनों अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद 14 फरवरी 2024 को दोनों घर से फरार हो जाते हैं। ललिता अपने दोनों बच्चों को छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती है और जितेंद्र की मोह माया में, जितेंद्र के प्यार में इस कदर फंस जाती है कि वो सभी को अपना घर परिवार छोड़कर उसके साथ फरार हो जाती है। इधर जब संतोष को पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई है, उसे पता चल जाता है कि वो उसी के ही चाचे के लड़के यानी कि जितेंद्र के साथ गई है। अब उसके मायके में इस बात की सूचना देता है। उसके मायके वाले भी बहुत ही परेशान होते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर उनका आता पता नहीं चलता है। इसके बाद पास के थाने में जाते हैं और दोनों के भागने का जो भी रिपोर्ट होता है लिखवाते हैं। इसके बाद दोस्तों 13 मार्च 2024 को दोनों की तलाश करके पुलिस थाने लेकर आती है और दोनों के परिवार वालों को सूचना दी जाती है। इसके बाद सभी के परिवार वाले वहां पर उपस्थित होते हैं। फिर गांव लाया जाता है, गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है और दोनों को अच्छी तरह से समझाया जाता है कि ललिता को समझाया जाए कि तुम्हारा उतना अच्छा पति है, तुम्हें बहुत मानता जुनता है, तुम्हारी हर एक फरमाइशों को पूरा करता है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इसके अलावा तुम इस लड़की के साथ जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। हालांकि बहुत सारी बातें दोनों को समझाया जा चुका होता है। इधर ललिता से कहा जाता है कि तुम अब अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, लेकिन ललिता का कहना होता है कि उसकी अभी हालत ठीक नहीं है, अभी फिलहाल वो अपने मायके जाएगी, अपने पति के पास नहीं जाएगी और 2-3 दिन के बाद जब उसे अच्छा महसूस होने लगेगा, उसका दिमाग शांत हो जाएगा, फिर वो अपने पति के पास आ जाएगी। अब पंचायत के मंजूरी से ही वो अपने मायके चली जाती है।
लेकिन जब वो मायके जाती है तो इधर जितेंद्र का मन नहीं लगता है। फिर वो एक बार ललिता से भाग जाने का प्लान बनाता है और कहता है कि इस बार हम लोग अलग ही प्लान से भागेंगे ताकि हम लोगों को कोई ढूंढ नहीं सकेगा। हम लोग अपना कांटेक्ट जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को बंद कर देंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे ताकि कोई लोग हम लोगों को ढूंढ ना सके। इसके बाद इधर ललिता भी तैयार हो जाती है। हालांकि ललिता जब अपने मायके जाती है तो उसके मायके वाले भी वहां समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि जो तुम कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारा इतना अच्छा खासा पति है, बच्चे हैं, लेकिन इस बेरोजगार लड़के के साथ तुम भागने की प्लान बना रही हो, उसके साथ भाग जा रही हो, उसके साथ रहने की प्लान बना रही हो, ठीक नहीं है। लेकिन ललिता के कानों में उन्हीं के बातों का कुछ भी असर नहीं होता है। इधर जब जितेंद्र दोबारा भागने के बारे में ललिता को बताता है, फिर से ललिता तैयार हो जाती है और इसके बाद एक दिन जितेंद्र अपने एक साथी की सहायता से यानी कि उसके बाइक पर सवार होकर और ललिता के मायके आता है। जब ललिता के मायके आता है तो उसका जो भाई होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है, जिसका नाम होता है अंगद, उसकी शादी को मतलब 16 से 17 दिन ही होते हैं, वो दरवाजे पर खड़ा होता है। जब उसे पता चलता है कि मेरी बहन का जो प्रेमी है जितेंद्र यहाँ पर आया है उसे लेने के लिए, तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी बहन को लेकर नहीं जा सकते। इसी बीच जितेंद्र और अंगद में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इधर जो जितेंद्र होता है अपने पास एक हथियार लेकर आया होता है सेफ्टी के लिए, ताकि कुछ बात हो तो इसका इस्तेमाल कर सके, और होता भी यही है। जब अंगद से उसकी लड़ाई होती है, बातों बातों में दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसी बीच जितेंद्र उस बंदूक से अंगद के ऊपर फायर कर देता है, जिसकी वजह से अंगद की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो जितेंद्र तुरंत बाइक पर सवार होता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद इस खबर की ये खबर पुलिस में दी जाती है। पुलिस वहां पर आती है। सभी गांव में जो पूरे गांव में हड़कंप सी मच जाती है कि इस लड़की की शादी को मजहब 16 दिन ही बीते थे, इसकी औरत विधवा हो गई, अभी इसका क्या होगा, इसकी तो मौत हो गई। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह की बातें होने लगती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। इसके बाद जितेंद्र को तलाशा जाता है, लोगों से पूछा जाता है तो बताया जाता है कि इसकी जो बहन का प्रेमी है जितेंद्र, उसी ने इसके ऊपर फायर करके यहाँ से भाग गया, यानी कि निकल गया। पुलिस उसको ढूंढती है और ढूंढने के बाद तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसकी कार्रवाई चलने लगती है। लेकिन दोस्तों जब उसकी ये घटना घटती है 2024 में और पूरे 1 साल के बाद फरवरी 2025 में इस केस की अच्छी तरह से सुनवाई की जाती है और साथ में ये भी बताया जाता है कि जो जितेंद्र है वो कातिल है, इसने अंगद का खून किया है, कत्ल किया है, इसलिए इसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। साथ में ये भी कहा जाता है जब तक इसकी जिंदगी रहेगी पूरी तरह से जेल में रहेगा। अब ये पूरे 1 साल के बाद अंगद को इंसाफ मिलता है, उसके कातिल को सजा मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इस कहानी को सुना, इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है? क्या आपको ये सही लगता है कि इसमें सिर्फ जितेंद्र ही दोषी है? क्या इसमें ललिता दोषी नहीं है? क्या जितेंद्र के ही सजा हो जाने से अंगद को इंसाफ मिल गया? क्या जितेंद्र के एक ही आदमी की सजा हो गई तो क्या उसकी जो पत्नी हुई विधवा उसको इंसाफ मिल गया? मेरा मानना है कि जो जितेंद्र की प्रेमिका है, जो यानी कि जो ललिता है, अंगद की जो बहन है, वो भी पूरी तरह से इसमें कसूरवार है, क्योंकि जितनी गलती उसकी है उतनी गलती ललिता की भी है। ये ललिता अपना कदम आगे नहीं बढ़ाती, अगर उसके प्रेम जाल में नहीं फंसती, अगर अपनी हवस की चाह को पूरा करने के लिए इस कदम नहीं बढ़ाती तो शायद ऐसी विचित्र घटना घटती ही नहीं। इसलिए इसमें ललिता को भी दोषी ठहराया जाए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जितेंद्र को ही सजा मिलती है, उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। बाकी दोस्तों इस कहानी से आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और नाम लेने में मुझे बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।